हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लोकेश फिजिक्स बाय लोकेश सर पर। तो आज हम फिजिक्स के और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। नीट जेईई में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। आगामी एग्ज़ाम जो एयरफोर्स का होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज हैं ये। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से देखते रहिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो हम ले रहे हैं उनका कंटिन्यू आप स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आता है उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य कोण का मान होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल शुड बी। हमें ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 60, 65 और 90 डिग्री ये गिवन है। इनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। देखिए, यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो बात करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास में यहाँ पर किस तरीके से, जब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को हॉरिजेंटल से किसी एंगल पर फेंका जाता है और वह गुरुत्व के अधीन गति करने लगता है, तो यहाँ पर हमने जब इसे u वेग से फेंका है तो वह गुरुत्व के अधीन गति करता है। अर्थात ओनली ऑन यहाँ पर जो गति होती है वो किसके अधीन होती है, यहाँ पर गुरुत्व के अधीन होगी। इट मीन्स यहाँ पर x डायरेक्शन में जो यहाँ एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए, ये जो कण है, जब किसी भी ये पिंड है, जब हमने क्षैतिज दिशा से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया है, फेंका है, तो ये कोण जो कहलाता है हमारा प्रक्षेप्य कोण कहलाता है। u वेग से फेंका है तो यह जितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाता है उसको अधिकतम ऊंचाई कहा जाता है। और धरातल पे जिस बिंदु पे आके गिरता है, अब जहां से फेंका है और जिस बिंदु पे वापस आके गिरता है उतनी दूरी का, उन फेंकने वाली और जहां धरातल पे आके गिरता है वापस ग्राउंड को टच करता है, उनके मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है, रेंज कहते हैं, यानी कि परास कहते हैं। तो ये हमारे पास परास बनाएगी और ये क्या बन जाएगा, ऊंचाई बनेगा, हाइट बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो इसका घटक कंपोनेंट होता है, इन x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट हमारे पास में वैल्यू होगा ux। ux इजकल टू वैल्यू बनेगा यहाँ पर u कोस थीटा। और जो y डायरेक्शन में यानी कि ऊर्ध्व घटक जो बनेगा हमारे पास में uy इजकल टू जो वैल्यू बनेगा वो u साइन थीटा बनता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब हमारे पास में केवल ओनली y डायरेक्शन में ही g लगेगा और x डायरेक्शन में कोई भी त्वरण नहीं होता है। इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं ए x इजकल टू 0, ओनली ए वाई डायरेक्शन में ही g बनेगा और ओनली ऑन g का वैल्यू जो g होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हमारे पास 3 फॉर्मूले भी आपको याद रखना है टाइम पीरियड का, जिसको कहा जाता है टोटल फ्लाइट टाइम। इट मीन्स जहाँ से हमने फेंका है किसी ऑब्जेक्ट को और धरातल पे जितने समय में आके टच करता है, वापस ग्राउंड पे हिट करता है, उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। और यह फॉर्मूला जो हमारे पास होता है 2u जो साइन थीटा बटे में हमारे पास होता है g। सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है मैक्सिमम हाइट का, हाइट पे कितनी हाइट पे पहुंचेगा उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। एंड द लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है r इजकल टू होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज में वह कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, u स्क्वायर साइन ये वैल्यू हमारे पास में 2 थीटा अपॉन में बन जाता है माय डियर फ्रेंड जी। तो आई देखिए, यहाँ पर हमारे पास में पूछा है प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का जो फॉर्मूला है हमारे पास में ये क्षैतिज परास का है। अब ये बताइए, आर का वैल्यू अधिकतम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आर का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए साइन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1। यदि हम इसको मैक्सिमम कर देते हैं, साइन का वैल्यू मैक्सिमम कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो साइन का है साइन 2 थीटा इजकल टू 1 कर दिया जाता है। तो यहाँ से 2 थीटा इजकल टू वैल्यू बनेगा यहाँ पर साइन इनवर्स हमारे पास में 1। अब ये साइन इनवर्स 1 का मीनिंग बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे। अब ये π/2 पे है तो थीटा का वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो यह वैल्यू हमारे पास π/4 बनता है। और आई होप आपको यह चीज़ याद भी रखनी है कि 45 डिग्री होता है π/4 का, तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हमारी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। चलिए जब तक आप इसका जवाब दीजिए, वृत्ताकार गति तथा प्रक्षेप्य गति दोनों ही
किसके, कौन सी गति के उदाहरण है? बोथ सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल ऑफ, किस मोशन के एग्जाम्पल हैं? इट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन है वो सरल रेखीय गति है, द्विविमीय गति है, एक विमीय गति है, नन ऑफ दीज ऑप्शन है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है। यानी कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक विमीय गति है, यानी कि केवल एक दिशा में गति होती है, या 2 दिशाओं में गति होती है। यानी कि किसी भी ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनों की रिक्वायरमेंट हो रही है? तो हमें यहाँ पर आपको पता है कितने मिनिमम नंबर ऑफ 2 डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स है कि हॉरिजेंटल में भी चलता है हमारा ऑब्जेक्ट और वर्टिकल डायरेक्शन में भी चलता है, यानी कि क्षैतिज में भी चलेगा और ऊर्ध्व में भी चलता है, ऊंचाई में भी जाता है और क्षैतिज दूरी भी तय करेगा। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? जब 2 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बन रहा है 2 डायमेंशनल मोशन। इट मीन्स यह गति जो हमारे पास बनेगी द्विविमीय गति बनेगी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा द्विविमीय गति। तो जिन्होंने दिया है इसका बेहतरीन जवाब दिया, बहुत अच्छे। इसी तरीके से कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, प्रक्षेप्य पथ की आकृति, प्रक्षेप्य पथ की आकृति होती है द शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ विल बी, कैसा पाथ होता है? देखिए यहाँ पर हमने जब किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि जब किसी हाइट पे या किसी हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो उसका पाथ कैसा बनता है? तो पाथ हमारे पास अभी देखा था आपने किस तरीके से गया था, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट जाता है। अगर इससे नहीं निकालते तो हमारे पास में जो इक्वेशन होती है y इजकल टू वैल्यू बनता है x tan थीटा 1 माइनस का x अपॉन में r। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, जब x है जो इनसाइड में जाएगा तो y जो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x का क्या बनेगा? यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास में x का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा? x स्क्वायर बनेगा। और जब x स्क्वायर बन जाता है तो ये हमारे पास में पैराबोलिक ग्राफ होते हैं। कैसे होते हैं? पैराबोलिक। ये पैराबोलिक हमारे पास ग्राफ बनते हैं, यानी कि परवलयकार, ये परवलयकार बनते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? परवलयकार। तो देखिए ऑप्शन में क्या परवलय मिल रहा है कि हमें यहाँ पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सरल रेखा वृत्ताकार गति, थर्ड है हमारे पास परवलयकार यानी कि पैराबोलिक हमारे पास ग्राफ मिल रहा है। तो ये हमारे पास में इसका पाथ है वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, सर्पिलाकार होगा नहीं। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। y इक्वल टू क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर यानी कि y बराबर जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर होता है। ये सारे ग्राफ कैसे होते हैं? हमारे परवलयकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके स्क्रीन के सामने। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं कौन कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के लिए, क्षैतिजत कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक क्षैतिजत ऊंचाई पर जा रहा है। बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब वह, यानी कि कोई क्षैतिज में ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो वह किसी टारगेट पर, कोई लक्ष्य है उस पर बम को गिराना है। किसी आतंकवादियों का हवाई अड्डा हो सकता है, जो अड्डा हो सकता है, तो हवाई जहाज से उस पर कहाँ पर बम को छोड़ना चाहिए कि वो निश्चित लक्ष्य पे ही जाके गिरे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन इंग्लिश में देख लेते हैं। इन ऑर्डर फॉर ए बॉम्बर टू बॉम्ब ए टारगेट ऑन द ग्राउंड while flying horizontally at some altitude the bomb must drop when it, यानी कि कहाँ से उसको ड्रॉप किया जाए, किस पोजीशन से छोड़ा जाए। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, एक बार देख लेते हैं। मान लो ये h हाइट पे क्या कर रहा है, हमारा जो हवाई जहाज है, प्लेन है, जो बम वर्षक विमान है, वो h हाइट पे फ्लाई कर रहा, उड़ रहा है यहाँ पर। जब ये h हाइट पे उड़ रहा है तो जब यहाँ से ये बम को रिलीज करेगा, अगर यहाँ से बम रिलीज किया है मान लो इस पोजीशन से, P पोजीशन से, तो वह बम वर्षक से जब बम को रिलीज किया है तो वह यहाँ से कुछ दूरी पे जाके इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ जाके वो टारगेट पे हिट होगा। इट मीन्स यदि हम उस टारगेट से हिट करते हैं तो वह टारगेट से आगे जाके गिरेगा, टारगेट से अगर उसको छोड़ा है तो टारगेट से आगे जाके गिरेगा। अब यदि हमें ये मान लो हमारा P टारगेट होता तो बताइए P टारगेट होता तो हमें बम को रिलीज कहाँ से करना पड़ता? तो बम को हमें किसी पीछे, यानी कि जो टारगेट है उससे पहले ही हमें क्या करना पड़ता? छोड़ना पड़ता। और बम को पहले छोड़ते तो यहाँ इतनी जो पीछे से छोड़ते, इसको क्षैतिज परास जो भी है पीछे की दूरी से छोड़ना पड़ता। तो यहाँ से जब छोड़ेंगे तब टारगेट पे जाके गिरेगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास B4 यानी कि पहले लक्ष्य से ठीक पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
पड़ेगा, लक्ष्य से पहले छोड़ना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य के यदि ठीक ऊपर छोड़ो, मान लो हमारा टारगेट ये है, यहाँ से छोड़ेंगे तो वह लक्ष्य आगे जाके गिरेगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, लक्ष्य आगे निकल जाता है, ये भी नहीं होगा। जब लक्ष्य के पीछे है तो यानी कि हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि टारगेट हमारा अभी आगे है, तो हम पीछे जब अगर विमान है तो पहले ही छोड़ना पड़ेगा, तब जाके लक्ष्य वो टकराएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा, व्हेन टारगेट गोल बिहाइंड, यानी कि जो पीछे हमारे पास है लक्ष्य है, जब लक्ष्य पीछे है तभी इसको छोड़ना पड़ेगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन है कि पहले ही हमें इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई उसके परास के तुल्य है। महत्तम ऊंचाई है जब परास के तुल्य होती है, तो देखिए h इजकल टू जो वैल्यू गिवन है हमें r दे रखी है। जब h इजकल टू वैल्यू r गिवन है तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू h इजकल टू r है, तो इस केस में पूछा है कि tan का मान कितना होगा। डायरेक्ट तो हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए tan का मान क्या है कि h का जो वैल्यू होता है माय डियर फ्रेंड u स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। इसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास r का जो वैल्यू होता है u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में g होता है। जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल, g से g कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये साइन स्क्वायर है। अब हम इस साइन को एक बार ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास में 2 साइन थीटा इन 2 में वैल्यू हमारे पास बनेगी कोस थीटा। अब देखिए एक साइन से मैं इस साइन को भी कैंसिल कर लेता हूँ, इस 2 को, ये वाला जो 2 है इसको इधर ले जाता हूँ तो ये तो 4 बनेगा, और ये कोस थीटा ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ वैल्यू इस तरीके की बनेगी, साइन थीटा बटे में कोस थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू है यहाँ पे बन गया है 4। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा क्या हो जाता है, tan हो जाता है, और यहाँ जो वैल्यू बनेगी हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो यही था कि tan थीटा का मान क्या होगा, तो द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स रेंज, यानी कि हाइट है जो किसके इक्वल की जा रही है, हाइट है वो रेंज के इक्वल, यानी h इजकल टू r है। तो हमारे पास में tan थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू, इसका देखो एक रिलेशन होता है, जो वैल्यू बनता है हमारे पास में वो ये भी बनता है, वैल्यू हमारे पास में tan थीटा इजकल टू h 4h अपॉन में वैल्यू होता है r। तो ये तरीका भी हमारे पास है, यहाँ पे भी ये रिलेशन को अगर तुम याद करते हो, लर्न करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि h और r इक्वल हो गए तो देखिए tan थीटा इजकल टू कितना बनेगा, 4 बनेगा। और ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी, ये भी अगर आपसे बात कर सकता है यहाँ पर कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने डिग्री से, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए थीटा इजकल टू है, वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, तो बताइए कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन होगा। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जब चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 45 tan 45 का वैल्यू कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ 1 बन गया इजकल टू वैल्यू हमारे पास में 4h अपॉन में r। इट मीन्स r इजकल टू जो वैल्यू बनेगा वो 4h बनेगा। तो यहाँ पर यदि कहा जाए कि 45 डिग्री से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है तो वह 10 मीटर की मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो हॉरिजॉन्टल में कितनी दूरी पर जाएगा, तो वह 40 मीटर चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे h इजकल टू 10 मीटर है, तो r इजकल टू वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या ऑप्शन आने वाला है आपके अकॉर्डिंग। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली फ्लाइंग कर रहा है विद ए स्पीड ऑफ 360 kmph, kmph मीन्स किलोमीटर पर आवर, रिलीज ए बॉम्ब एट ए हाइट ऑफ, यानी कि ये कितने हाइट पे हो रहा जा रहा है, 490 मीटर पे, फ्रॉम द ग्राउंड इफ g इजकल टू, हमें g को कंसिडर करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट, यानी कि ये ग्राउंड पे कितने सेकंड में स्ट्राइक करेगा, यानी कि 360 kmph की गति से क्षैतिज रूप से उड़ता हुआ एक हवाई जहाज जमीन से 490 मीटर की ऊंचाई पर एक बम छोड़ता है। यदि जी का मान इतना कंसिडर कर लिया जाए, 9.8 लिया जाए, तो यह जमीन पर गिरेगा। तो जमीन पर कितने समय में गिरेगा हम देखते हैं इसको।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो 360 है, जब भी किसी क्षैतिज पे उड़ रहा होता है किसी h ऊंचाई से, ये h ऊंचाई हमारे पास है, h ऊंचाई का वैल्यू देखिए गिवन है हमें कितना है 490, h इजकल टू जो वैल्यू है हमारे पास में 490 मीटर दे रखा है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से छोड़ेंगे तो वो यहाँ से ऐसे मोशन करते हुए यहाँ जाके क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा, यहाँ जाके हिट किया उसने। अब यहाँ से छोड़ा है और उसका वेग है 360 kmph, ये हमारे पास है kmph। चलो इसका यूज होगा तो देखेंगे। अभी उसको जब यहाँ से छोड़ा गया है तो जरा ध्यान से देखिए, इस केस में यहाँ से इसका y डायरेक्शन में वेग जो है u y डायरेक्शन में कितना गिवन है, u y इजकल टू 0। अब y डायरेक्शन में 0 है तो h हाइट को कवर करने में वह कितना टाइम लेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में t इजकल टू जो वैल्यू होता है हमारे पास में, जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, u अपॉन में वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास में कितना आ जाता है, g आ जाता है। अब देखिए u अपॉन में जो वैल्यू हमारे पास में g बनता है, ये वाला वैल्यू, सॉरी एक मिनट, h हाइट के लिए, क्योंकि हाइट है, स्पीड तो दे नहीं रखी, हाइट दे रखी है, हाइट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है h इजकल टू यू टी प्लस में हाफ g इंटू में वैल्यू बनता है टी स्क्वायर। अब देखिए y डायरेक्शन की बात करते हैं, y में हाइट तो h हो जाती है, लेकिन ये वेग, इनिशियल जो वेग है इसका प्रारंभिक वेग हो गया 0, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तो यहाँ से जो t का वैल्यू है t इजकल टू अंडर रूट ऑफ वैल्यू बनेगा हमारे पास में 2h अपॉन में वैल्यू बनेगा g। अब देखिए h गिवन है हमें, यहाँ पर h का वैल्यू दे रखा है, 2 को हमने 2 नोट किया है, h का वैल्यू है 490 बटे में g का वैल्यू है 10, 0 से 0 गया 490, ये हमारे पास वैल्यू लगभग कितना आ गया, यहाँ पर 98 के समथिंग आ गया है। अगर ये वैल्यू, सॉरी इसको 10 ही लेना है, देखते हैं यहाँ पे इसको हमने ले लिया है 9.8, जब इसको 9.8 ले लेंगे तो यह वैल्यू हमारे पास यहाँ से पूरा पूरा यानी कि 2 टाइम्स कैंसिल हो रही है, इसको भी थोड़ा सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में यहाँ से हमने एक 490 है, एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और चला गया है, यहाँ से 490 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम, और ये हमारे पास में कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया है, ये 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 52 जा कितना होगा हमारे पास में 100 होगा, यानी कि 50 दूनी कितना होगा 100, और मुझे पता है कि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आप इजी टू फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर t इजकल टू कितना बनेगा 10 सेकेंड बनेगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। इट मीन्स यह ग्राउंड पे जो यहाँ से जितना टाइम लेगा, इस चीज़ को आपको नोट करना है कि जितना वह क्षैतिज, जितना वह ऊर्ध्वाधर में समय लगाता है उतना ही वह यदि प्रवल्य पथ गति कर रहा है तो वो टाइम दोनों केसेज में समान लेगा। प्रवल्य पथ में क्योंकि केवल गुरुत्व के अधीन गति करता है, न कि क्षैतिज के अधीन। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास है 10 सेकेंड, वो आपके लिए राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने एक लड़का गेंद को जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर इमारत की खिड़की से क्षैतिजाकार फेंकता है। एक कोई हमारे पास में 500 मीटर की ऊंचाई पर हमारे पास में एक बिल्डिंग है, ये वाली, जिसका एच दे रखा है 500 मीटर दे रखा है, खिड़की से फेंकता है जिससे वह दूसरी इमारत में जमीन से 10 मीटर ऊपर, अब कोई दूसरी इमारत है हमारे पास में और जिसकी हाइट है वो जमीन से मान लो स्मॉल एच इजकल टू 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर दे दिया है, ये वाली वैल्यू 10 मीटर ऊपर स्थित खिड़की में प्रवेश कर जाती है। दोनों इमारतें हैं वो कितनी दूरी पर है, यहाँ पर दोनों इमारतें 100 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ये दोनों 100 मीटर की दूरी पर हैं। तो यह यहाँ से फेंका, तो देखो ऐसे हॉरिजेंटल फेंकेगा तो इसमें जो खिड़की है वो 10 मीटर दूरी पर है, तो खिड़की 10 मीटर दूर जाके इसके यहाँ पे वो क्या कर जाती है, टच कर जाती है। अब बताइए यहाँ से जब फेंका तो ऐसे चलेगी और यहाँ पे 10 मीटर की दूरी पर जब है वहाँ जाके टच कर गई। पथ कैसा हुआ हमारा, परवलयकार, परवलयकार पथ हुआ। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो पूछा क्या है इसमें, तो गेंद का क्षैतिज वेग क्या होगा, तो यह गेंद का यहाँ पे क्षैतिज वेग पूछा है। तो क्षैतिज वेग निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान से देखिए, क्षैतिज वेग का मतलब है हमें क्षैतिज परास, इस केस में जब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं तो क्षैतिज जो परास निकाली जाती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में वैल्यू क्षैतिज परास का, वो हम नोट करते हैं एक बार, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास में रेंज होती है
उसका फॉर्मूला r इजकल टू x डायरेक्शन में वेग इन टू में होता है समय। अब देखिए यहाँ पे x डायरेक्शन का वेग हमें निकालना है ux, रेंज दे रखी है हमें 100, लेकिन हमें t गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर t निकालने के लिए जरा ध्यान से देखिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट केवल और केवल कितनी हाइट को कवर किया है, उसने कहाँ जाके गिरा, यहाँ से वह इस खिड़की में जाके गिरा है। इट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस हमारे पास है कितनी, 10 मीटर है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, 490 ही उसने कवर किया है। और अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जब 490 मीटर की दूरी को तय करता है तो वह कितने समय में पहुँचता है। तो इसको निकालने का जो सूत्र होता है, समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास वैल्यू था 2h अपॉन में g। अब ये फॉर्मूले में जब हमने वैल्यू रखी 2 इंटू में वैल्यू हमारे पास में 490 बटे में जी का वैल्यू हमने 9.8 कंसिडर करते हैं, तो यह वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 10 सेकेंड। अब ये जब 10 सेकेंड आई है तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज ऑलरेडी गिवन है 100 मीटर, ये हमें 100 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे जब है जैसे वैल्यू पुट किया हमने, आर का वैल्यू 100 पुट कर दिया, इजकल टू हमें यू एक्स फाइंड करना है, टी का वैल्यू हमने कितना कर दिया, पुट 10 किया है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो हमारे पास में एक जीरो से हमने एक जीरो काटा, तो यू एक्स का जो वैल्यू हमारे पास बनेगा, यू एक्स इजकल टू वैल्यू बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। इट मीन्स इसका हॉरिजॉन्टल की तरफ जो वेग रहेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 5 है, नहीं रहेगा, 10 है, हाँ यस सर 10 रहेगा इसका। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, आपने जो जवाब दिया है वो बहुत बेहतरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है। तो देखिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों गतिज ऊर्जा ई दे रखी है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेते, इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास में जो ये हमारा एक कैसा पथ है, ये परवलय पथ है और इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, प्रक्षेप्य गति है। प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर जब कोई भी कण, अधिकतम ऊंचाई में जब कोई भी कण पहुंचता है, कोई वस्तु पहुंचती है अधिकतम ऊंचाई पर, तो यहाँ पर इसके वेग का जो y घटक है वो तो 0 हो जाता है, लेकिन इसका जो क्षैतिज घटक है यानी कि जो हमारे पास में x कंपोनेंट है उसका वैल्यू जो है हमारे पास में u cos थीटा बना रहता है। क्योंकि ऊर्ध्वाधर तो ये ऊपर जा नहीं रहा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जाता है, इसके बाद ऊपर जाता नहीं है, लेकिन क्षैतिज में चलता है। यही वो बिंदु है जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g और जहाँ पर वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरा केस कि क्या अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है, नहीं होता, क्योंकि वेग का क्षैतिज घटक हमेशा कैसा रहता है, एक समान बना रहता है। तो वेग का क्षैतिज घटक कितना है, u cos थीटा। अब हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी? अब नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वेग ऑलरेडी वहां पर बना रहता है u cos थीटा, ऑलवेज भी ये एक यूनिफॉर्म रहता है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं हमें दे रखा है स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा है E। अब इसको क्या 45 के डिग्री से फेंका है, तो देखिए प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा हमारे पास है उसको मान लेते हैं हम E, और E का वैल्यू हमारे पास होता है 1/2 m इंटू में v स्क्वायर। लेकिन जब इसे क्षैतिज फेंका है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग हमारे पास ओनली जो vx घटक होता है इसका वैल्यू है जो किसके बराबर होता है, v इंटू में कोस हमारे पास वैल्यू बनेगा 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री का वैल्यू होगा v/√2, क्योंकि कोस 45 का मान 1/√2 होता है। तो अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, कहाँ पर निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट पर। यानी कि ये अगर 1 है तो ये मैक्सिमम हाइट पर है, ये हाइट पर है। अब हम जब हाइट पर निकालेंगे यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/2 m डज नॉट चेंज बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो देखिए वेलोसिटी v/√2 है, इसका हमने रखा होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास 1/2 m इंटू में वैल्यू v स्क्वायर साथ में 1/2 बना। अब 1/2 बनेगा तो ये जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ से, इसका जो वैल्यू गिवन है हमें क्या दे रखा है, e दे रखा है। तो हम इस वैल्यू को क्या रख सकते हैं, e/2
2। तो हमारे पास में अब एनर्जी है, प्रारंभिक एनर्जी की कितनी हो गई, आधी हो गई। तो यहाँ ऑप्शन है 0 हो जाएगा या E/2। इसका राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा E/2 बनेगा। क्यों, और ध्यान रखना अधिकतम ऊंचाई पर वेग का घटक 0 नहीं होता, क्षैतिज घटक हमेशा बरकरार रहता है, क्योंकि क्षैतिज में कोई भी त्वरण नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन 9th है। एक वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। कितने डिग्री के कोण पर फेंकी जा रही है, 30 डिग्री पर। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है। तो यह कितने समय बाद पृथ्वी तल से टकराएगी। तो देखिए, यह जो हमारे पास में कोई भी वस्तु को जब 36 से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित या थीटा डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्षैतिज गति करेगा। क्षैतिज गति करेगा तो वह वापस धरातल में कितने समय पे आएगा। तो इसको ज्ञात करने के हमने इनिशियल क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था हमारे पास में, उसमें हमने 3 फॉर्मूले बताए थे, जिसमें पहला था हमारा उड्डयन काल का। 3 फॉर्मूलों को हम वापस से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखिए फिर से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये क्षैतिज पथ है, यह कितनी देर में धरातल पर पहुंचता है। तो ये मैक्सिमम हाइट पे अगर बात करें तो यहाँ पर ये T1 समय तो अधिकतम ऊंचाई पर, इसको अप्रोच टाइम कहा जाता है, और ये वापस से रिटर्न होता है T2 टाइम में। मैक्सिमम हाइट टू 0 जब पहुंचता है तो T2 टाइम लगता है, और यह कितने समय तक हवा में रहा उसको कहा जाता है उड्डयन काल या टोटल फ्लाइट टाइम। क्या कहते हैं, टोटल फ्लाइट टाइम। ये हमारे पास उड्डयन काल बनेगा या टोटल फ्लाइट टाइम। इसका जो फॉर्मूला होता है T वैल्यू बनता है हमारे पास में 2u sin थीटा बटे में कितना होता है g। आई होप आपको ये बात तो ऑलरेडी मैं पता होगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें गिवन दे रखा है 30 डिग्री, तो एंगल दे दिया है प्रोजेक्टाइल एंगल, और स्पीड दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट किया हमने 2, u का वैल्यू कितना दे रखा है 10, यहाँ पर साइन का जो वैल्यू हमारे पास है वो 30 डिग्री है, बटे में जी का वैल्यू हम 10 यूज में ले लेते हैं। तो देखिए 10 से कितना गया, 10 कटा। यहाँ पर वैल्यू साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, साइन जो 30 होता है उसका वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू हमारे पास में 1/2 होता है, 1/2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखेंगे तो ये 2 ऑलरेडी है इंटू 1/2, तो ये कितना बनेगा 1 सेकेंड। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारे पास बन रहा है 1 सेकेंड। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी, कितना बन जाएगा 1 सेकेंड बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास, किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की, यानी कि क्षैतिज परास जो है, ऐसे नोट करते हुए चलेंगे, क्षैतिज परास है, इसकी क्षैतिज परास यानी कि R जो है ये इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 है। तो यहाँ पर 4 अंडर रूट वैल्यू हमें 3 दे रखी है मैक्सिमम हाइट। तो प्रक्षेप्य कोण का मान बताएं। अब देखो प्रक्षेप्य कोण निकालना हमें, इट मीन्स यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको करने के लिए यहाँ पर देखो द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल रेंज है वो गिवन है हमें 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम u का वैल्यू नोट करते हैं। u का वैल्यू हमें पता है u², यहाँ पे वैल्यू साइन 2 थीटा बटे में जो वैल्यू बनेगी हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे वैल्यू बन जाता है हमारे पास में g इजिकल टू, ये वैल्यू हमारे पास में 4√3 है, और यहाँ से वैल्यू बनेगा h का u² साइन स्क्वायर थीटा बटे में वैल्यू बनेगा g यानी 2g। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, u² एंड g से u² एंड g कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा सा कैंसिल और कर देते हैं, ये 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स गया है। यहाँ पे साइन इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इजिकल टू जो वैल्यू हमारे पास है 2√3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक साइन स्क्वायर से एक साइन जाएगा, ये 2 से ये 2 चला गया है। यहाँ क्या बचा हमारे पास में कोस थीटा, यहाँ क्या बचा है साइन थीटा। यदि हम इसको ऐसे ले जाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में बनेगी 1/√3, 1/√3 इजिकल टू वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा बटे में वैल्यू बनेगी कोस थीटा। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास बन गया tan थीटा, और tan थीटा इजकल टू वैल्यू जब हमारे पास निकल के आई है tan थीटा इजकल टू वैल्यू हमारे पास है 1/√3।
तो अब आप इसका ऑप्शन बताइए 1/√3 किसका मान होता है। तो 1/√3 जो वैल्यू हमारे पास होता है वो वैल्यू हमारे पास कितने का बनेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो देखो, साइन अगर 30 की बात करते हैं तो 1/2, और साइन कोस 30 की बात करते हैं तो √3/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। क्योंकि देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, यानी सॉरी यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे इसको थीटा को, थीटा इजकल टू वैल्यू हमारे पास में tan इनवर्स 1/√3। और जब 1/√3 करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। थीटा इजकल टू 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास गिवन है, 30 डिग्री है क्या, ये 45 है, 60 है, 90 है, नहीं है, 30 डिग्री आंसर हमारा बनेगा। इसको देखो दूसरा तरीका, बहुत शॉर्ट मेथड है, उससे कैसे सोल्व होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला लिखा था, tan थीटा इजकल टू वैल्यू था हमारे पास में 4h/r। यहाँ से सीधा सीधा देखिए वैल्यू हमारे पास है, जो r का वैल्यू है 4√3h, ये 4√3h दे रखा है। तो इस फॉर्मूले से हम 4h, यानी कि ये वैल्यू हमारा 4h है, और इसका वैल्यू जैसे रखेंगे 4 अंडर रूट में वैल्यू 3h, तो देखिए h से h कटा, 4 से 4 चला गया। तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, वही 1/√3 बना, और 1/√3 इसी तरीके से tan थीटा इजकल टू 1/√3, ये फिर से हमारे पास 30 डिग्री बनेगा। आई होप आपको यह सीरीज बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसमें आपने बेहतर क्वेश्चंस को किया है, और अब इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, और भी आगे इसी तरीके की सीरीज आती रहेगी। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आप अभी भी अगर आपने शुरुआत की है किसी भी एग्ज़ाम की तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने आप को। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें, तो बेहतरीन क्वेश्चन और भी लेके आ रहे हैं नेक्स्ट सीरीज आपके पास। अब देखते हैं कल, आप कमेंट करके बताइए किस चैप्टर से हम संबंधित MCQs लेके आएँ। जो भी आपका कोई टॉपिक अगर टफ लगता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, कोई भी अगर क्वेरी है तो उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।